सुधांशु जी, ये अचानक संविधान को लेकर आपकी पार्टी इतनी आक्रामक हो गई है, जिससे ये शक पैदा होता है कि दरअसल जिस तरह से विपक्ष ने आक्रामक होकर आपको घेरा था चुनावों के इर्द गिर्द आरक्षण के मुद्दे पर संविधान से जोड़ते हुए, उसकी वजह से आप लोग आक्रामक अब हो रहे हैं। वरना 10 साल से शासन में थे, ऐसा कोई संविधान के लिए कई महीनों वाला जश्न हमने सुना नहीं था। देखिए, एक तो बात मैं स्पष्ट कर दूं, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस की घोषणा तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कार्यकाल के पहले ही वर्ष में कर दी थी। तो संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, याद करिए जब प्रधानमंत्री जी प्रथम कार्यकाल में आए थे तो जिस ढंग से उन्होंने संसद की चौखट पर सर झुकाया था, संविधान को बाद में उन्होंने सरमाथे लगाया और संविधान दिवस मनाने की बात कही, ये संविधान के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। और आज क्यों आया तो वो ही मैं बताना चाहता हूं ना जी। एक कहावत होती है हिंदी में, बगल में छुरी मुंह में राम। तो अगर कोई हत्यारा छुरी छुपाकर ऊपर से एक भेष बनाकर सामने आ जाए और आकर आपके इलाके में प्रचार करने लगे, तो जनता को उससे आगाह करना बहुत जरूरी होता है कि ये जो चोला ओढ़ रखा है, इस चोले के पीछे कौन कौन सा छुरा छुपा रखा है और इसने कौन कौन से कारनामे कर रखे, इसलिए यह आवश्यकता है। और एक और कारण भी है कि हम संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए। जब 75वें वर्ष में प्रवेश करें तो इसका मतलब यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हुआ और हर 75वें वर्ष के ऊपर हमने कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल वाला विषय दिया था। याद करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की जो हमारी एक्साइल गवर्नमेंट थी, उसके 75 वर्ष पूरा होने पे 2018 में आपको याद हो कि उस आजाद हिंद फौज के जो भी सैनिक थे जीवित, उनकी परेड कराई गई थी। तो अब संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से याद करना चाहिए। संविधान का पहला वाक्य क्या है? हम भारत के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आज की पीढ़ी को याद होना चाहिए, हम भारत के लोगों के सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे 1975 में। आपके मूल अधिकार समाप्त, जिसमें आपके जीवित रहने, आपके स्वतंत्र रहने, आपके देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के आधार सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। दूसरी चीज याद रखिए, पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा सकती थी तो आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यह कैसा था मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। जलियांवाला बाग कांड जिस कारण से हुआ था वो था रॉलेट एक्ट 1919 में जो ब्रिटिश सरकार लाई थी, उसमें यही प्रावधान था कि सरकार जिसको चाहे बगैर मुकदमा चलाए जेल में रह सकती है। वही इन्होंने डीआईआर और मीसा में प्रावधान किया था 1975 में कि जिसको चाहे उसको सरकार जेल में अंदर रख सकती है। और डीआईआर के प्रावधान ये थे कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर सिर्फ इतना कहते कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, आप जेल में गए, जेल की अपील नहीं और इसके अलावा आप कोर्ट नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 38वां 39वां संविधान संशोधन में सरकार के किसी निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, कोर्ट के अधिकार समाप्त। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के बारे में कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था। यह रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार की दोषी पा ली गई थी। बहुत सारी चीजें, आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि संविधान की हत्या होती क्या है। तो ये बगल में छुरी मुंह में राम वाले जो लोग हैं, ये जो स्वांग रचा के आए हैं, इन्होंने कितनी गहरी हत्या करने की साजिश रची थी, वो 75वें वर्ष में याद करना आवश्यक है। ठीक है, 75वां वर्ष है, इसीलिए इस तरह से कई महीनों तक 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक इस तरह के आयोजन की बात हो रही है। एक शुरुआती कमेंट आलोक जी आप भी कर लीजिए, उसके बाद से हम डेटा सामने रखेंगे कि आखिर संविधान को लेकर सियासी रूप से अगर हम देखें तो ये जंग क्यों छिड़ी हुई है। वो नंबर्स भी आगे रखेंगे, लेकिन पहले आलोक जी, सवाल ये है ना कि अगर इमरजेंसी इस देश की सच्चाई है तो आप भी तो बार बार आते हैं ना बताने के लिए कि संघ ने क्या किया, संघ ने कितने दिन तक तिरंगा नहीं लहराया, संघ ने क्या क्या किया था, संघ में कौन थे, वो भी आपकी इतिहास को कुरेद कर आपके भविष्य पर लांछन लगाएंगे। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कहावत से शुरू हुई है डिबेट, कहावत से ही शुरू करते हैं। एक कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहावत पूरी तरह से आज की संविधान की हमारी जो डिस्कशन है वो बीजेपी की सरकार पर पूरी तरह से फिट बैठती है। इन्होंने कहा साहब निष्ठा है हमारी, कोई निष्ठा विष्ठा नहीं है इनकी, निष्ठा नहीं है, मजबूरी है। जब देश की जनता जाग खड़ी हुई तो चुनाव में जब झटका लगा तो इनकी निष्ठा नहीं, वो मजबूरी जागी है
और मजबूरी का ही परिणाम है कि आज ये संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के ऊपर चर्चा करने की और प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं। 75वें साल में ही क्यों भाई? 10 साल से संविधान को कुचल रहे थे रोज, तब संविधान याद नहीं आया? 75 साल हो रहे हैं तो संविधान याद आएगा। संविधान हर समय, हर व्यक्ति को, हर देश के कोने में संविधान ही सब कुछ है, लेकिन वो चीज इनके साथ नहीं थी। और मैं अब बात करता हूं कि इनकी मजबूरी क्यों है, इनकी निष्ठा क्यों नहीं रही। संविधान सभा हो, संविधान सभा की चर्चाएं हो, इनके ऊपर तमाम नकारात्मक टिप्पणियां आज तक सामने हैं। इन्होंने तो यहां तक कहा था आरएसएस ने कि ये भारतीय नहीं है, इस संविधान में तो कुछ भी भारतीय नहीं है, ये तो पश्चिम का है। आज ये भारतीय हो गया क्या? ये तो अपशुगन है क्या? ये अपशुगन हो गया क्या? अरे भाई, आप कहते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। इनका एक वो एकात्मतावाद का कोई वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वाक्य है, वो मेरे सुधांशु भाई को बहुत अच्छी तरह याद होगा कि एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो ये तो आरएसएस की सोच थी। और अभी के वर्तमान के युग में भी मोहन भागवत जी का आप वक्तव्य देख लीजिए, समीक्षा की बात होती है और नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी। वेंकट चरैया की जो कमेटी थी, रिव्यू कमेटी, वो किसके शासनकाल में आई थी? ये भी जरा देख लीजिए। एक विवेक दोबराय साहब हैं, वो इकोनॉमिक एडवाइजरी के में कहीं पर प्रधानमंत्री के कार्यालय में वहां पर पूरी तरह से कार्यरत हैं। वो कहते हैं कि नया संविधान होना चाहिए। अरे भाई, आप भी संविधान की बात करेंगे? फिर कहावत कहता हूं कि एक तो कहावत है हमारे यहां पर कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। आपने संविधान की ताकत को समझा ही नहीं। आपने पूरी तरह से एक केवल चोला पहन रखा है। आप इमरजेंसी का चोला पहनते, इमरजेंसी पे आ जाते हैं। इमरजेंसी लगाई, संविधान के तहत लगाई, और जिस तरह के हालात थे उन हालात में अगर कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होता वो भी वही कदम बनाता। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर खेद व्यक्त किया। इंदिरा जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, और चाहे तमाम प्रवक्ता हो, हमने खेद व्यक्त किया। हम तानाशाही नहीं लाना चाहते थे। हमने 150 सांसदों को बाहर करके आईपीसी की धाराओं में परिवर्तन नहीं किया। 21 महीने इमरजेंसी रही। 21 महीने में जिस तरह के हालात देश में थे, जिस समय पर लगाई गई, वो भी पूरे देश ने देखा। और हमें तो ये पता चला कि आरएसएस ने भी पूरा सपोर्ट किया था। आईबी के तमाम चीफ जो हैं वो आज तक पर ही कह के गए, आज तक के एक इंटरव्यू में, कि पूरी तरह से आरएसएस ने समर्थन किया था। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी समर्थन किया था, जो इनके साथ रहने वाले थे। और अगर वहां पर इमरजेंसी के बाद तानाशाही थी और तानाशाही और अधिकारों की और मूल अधिकारों को हमने हनन करने की बात सोची होती तो 21 महीने के बाद चुनाव नहीं होते। चुनाव कराए इंदिरा गांधी जी ने, और चुनाव में वो हारी और अपना बोरी बिस्तर बांधकर घर चली गई, जनता के बीच में वापस गई। और ये लोग 2 साल 2.5 साल सरकार नहीं चला पाए। उस सरकार में क्या हुआ आज उस समय नहीं। 1980 में पुनः जनता ने कहा कि इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस ही बेटर है, इनको वापस लाते हैं। तो ये भी किस मुंह से आरएसएस की बात, जो आरएसएस लोग हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, 10 साल तक रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई। आज मजबूरी में आपको संविधान की बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वास्तव में देश की जनता जाग उठी है कि संविधान में जो चीजें लिखी थी उनको किस तरह से तहस नहस किया है। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, किसी भी चीज को इन्होंने छोड़ा ही नहीं। और यहां तक कि जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया, उसको भी नहीं छोड़ा है। न्यायपालिका में देखिए ना, सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिनकी अवहेलना होती है। हजारों हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स होंगे जिनके ऊपर क्रियान्वयन नहीं होता है। आप विधायिका में देखिए कि क्या क्या हुआ। 7 बजे आपने संविधान के दायरे में आकर शपथ दिलवाई थी क्या महाराष्ट्र में? आपने बैंक्वेट हॉल में अरुणाचल प्रदेश के विधायकों की बुलाकर एसआर बोमई केस को धज्जियां उड़ाते हुए आपने जिस तरह से वहां पर सरकार को गिराया था, वो पूरे देश ने देखा। मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, अभी नया नया प्रयास हुआ था। और चंडीगढ़ मॉडल तो आपने सबने देखा ही होगा कि चंडीगढ़ में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप लोग किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मोदी जी के मामले में आंखें बंद करके बैठ जाता है। अगली बारी का इंतजार कीजिए। और एक बार फिर से आपको बताते हुए, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं आलोक जी, जाकर अब आपकी बारी खत्म हो गई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए, मैंने पहले भी आपको कहा है, एक बार पुनः कह रही हूं, अगर आपको अन्य चैनलों पर उंगलियां उठानी है तो उन चैनलों पर जाकर हिम्मत दिखाइए बोलने का। यहां पर आकर उनके खिलाफ खींच मत निकाला कीजिए। बार बार आपको कहती हूं, ये आज तक इसको स्वीकार नहीं मानता है। वापस आते हैं अपने डेटा पर। मैं इस बार आपसे सुधांशु जी सवाल करूंगी, क्योंकि 77 में जब 21 महीने बाद उन्होंने चुनाव कराए थे तो 154 पर सिमट गई थी।
इंदिरा गांधी। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि फिर जब 1980 में चुनाव हुए महज 3 साल बाद, तो उन्होंने 1971 से भी ज्यादा 352 सीट से भी ज्यादा 353 सीट्स दे गई थी। ये तो इस देश की जनता है, उस इमरजेंसी को भुलाकर 353 पर उनको पहुंचा दिया। हालांकि वोट उनका 1% जरूर 1% गिरा था। लेकिन अब जरा नंबर्स पर आते हैं, जिसकी चर्चा मैं शुरू से करती हूं, तो सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। संविधान को लेकर लड़ाई सियासी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। उनके कई नेताओं ने खुद भी बोला था कि हम अगर 400 पार जाएंगे संविधान बदलेंगे। सत्ता पक्ष इमरजेंसी का नाम लेकर कांग्रेस पर संविधान का आरोप लगा रही है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए तो ये संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है ही, लेकिन दलित वोट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ विपक्ष लगातार बोलता रहा कि आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तो 32% दलित वोट मिले, जो कि 2019 के मुकाबले 7% कम थे, ज्यादा थे, माफ कीजिएगा। इंडिया की हम बात करें, इंडिया गठबंधन की। एनडीए को देखिए 35% दलित वोट मिले, जो कि 19 के मुकाबले 2019 के मुकाबले पिछले चुनाव के मुकाबले 5% कम, यानी 5% गिरावट दलित वोट में बीजेपी के लिए आ गई। दलित एनडीए से छिटके, इसका सबूत तब भी मिला जब 84 रिजर्व सीटों में से एनडीए को सिर्फ 39 मिली, जबकि पिछली बार 54 रिजर्व सांसद थे उनके रिजर्व सीटों पर। ये नंबर्स है सुधांशु जी। इंडिया गठबंधन के इस बार 42 रिजर्व सांसद बने, जबकि 2019 में 11 थे। यूपी में भी दलितों की पसंद बदली। इंडिया गठबंधन को 2014 के मुकाबले इस बार 19% ज्यादा जाटव वोट मिले, अन्य दलितों के 41% ज्यादा वोट मिले, जबकि जाटवों ने एनडीए को इस बार 6% ज्यादा वोट दिया। लेकिन अन्य जो दलित थे उनमें 16% ने एनडीए को कम वोट दिया। 16% की गिरावट एनडीए की तरफ आई। इसकी वजह से यूपी की कुल जो 17 रिजर्व सीटें थी, उनमें से 8 सीटें इंडिया गठबंधन, 8 एनडीए के पास गई, जबकि पिछली बार इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली थी। एनडीए को 15 रिजर्व सीट, जो 8 सीटें गई इंडिया गठबंधन, उसमें एक बाराबंकी की सीट जो कि सतीश पुनिया के बेटे को मिली, 1 सीट रिजर्व सीट, बाकी 7 के साथ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही गई थी। लोकसभा चुनाव में अगर पिछड़ों की बात करें, अपर ओबीसी यानी यादव, कुर्मी, कोयरी ने 35% इंडिया गठबंधन को वोट किया, 19 के मुकाबले 11% ज्यादा। एनडीए को अपर ओबीसी का 48% वोट मिले, जो कि 2019 के मुकाबले 4%। मामूली गिरावट, लेकिन 4% का डिक्रीज था, वहां पर बहुत बड़ा गेन था। लोअर ओबीसी, राजभर, निषाद, नाई जैसे जो जातियां हैं, उनको इंडिया गठबंधन को 25% वोट मिले, जो कि 19 के मुकाबले 7% का राइज था। लोअर ओबीसी जो कि इंडिया गठबंधन को एनडीए को मिले, उसमें बराबर ही था, 58% ही उनका वोट रहा, वहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर ये नंबर साफ इशारा कर रहे हैं सुधांशु जी कि आपको ये समझ में आ गया। ये बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, संविधान की नहीं है। संविधान के जरिए विपक्ष ने सीधा आरक्षण का मुद्दा उठाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे और पिछड़ी जातियां आपसे भाग गई। ये चुनाव के नंबर्स हैं, तब आप लोग इस मुद्दे पर आक्रामक हुए हैं। क्या ये सच नहीं है? दोनों बातों का जवाब देता हूं। अंजना जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारे कांग्रेस के लोग कहावतों में भी कितना वोट बैंक का ध्यान रखते हैं। मैंने पहली कहावत क्या बोली थी? बगल में छुरी मुंह में राम। और इन्होंने बोला 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी हमने राम की कहावत बताई, इन्होंने हज की कहावत बताई। वैसे वो कहावत भी इन्हीं पे लागू होती, मतलब वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं, मगर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो जनाब आप पे लागू होता। और आप ही के स्टेटमेंट के आखिरी वाक्य से बोलता हूं, इतनी बार धारा 356 का उपयोग किया गया। लोगों को याद दिलाता हूं, 1980 में जब इंदिरा जी की सरकार आई इमरजेंसी के बाद, तो 1 दर्जन या 9 या 10 थी विपक्ष की सरकारें इस आधार पर बर्खास्त कर दी गई कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है, तो अब आप राज्य में सत्ता में नहीं रह सकते। यह था 900 चूहे खाना। 1992 में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ढांचा गिरने के बाद बर्खास्त करते समझ में आता, बीजेपी की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनका क्या लेना देना था? यह होता है 900 चूहे खाना। और इस कदर सरकारें बर्खास्त की कि जो एसआर बोम्बई केस आपने बताया, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा कि अब आगे से कोई सरकार तभी बर्खास्त होगी जब वो सदन के पटल पर बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी। और एसआर बोम्बई केस में यह सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा कि सदन में किसका बहुमत है यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति या राज्यपाल ही क्यों ना हो। यह था 900 चूहे। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, चलिए पुरानी बात नहीं, अभी की बता दीजिए। सर्वोच्च संवैधानिक संस्था होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है यूनियन कैबिनेट, उसके ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, संविधान की रक्षा थी या संविधान की हत्या थी। प्रधानमंत्री से ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन
जो सिर्फ कैबिनेट का रैंक है, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है। जैसे कैबिनेट का रैंक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी है। तो यह बताइए, यह संविधान की रक्षा थी या संविधान की हत्या थी? कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को ऐसे कागज फाड़ देना संविधान की रक्षा थी या हत्या थी? और आइए, जब आप विपक्ष में हैं, केंद्र द्वारा पारित कानून सीएए के खिलाफ राज्य विधानसभाओं से पारित करना हत्या थी या रक्षा थी? और मैं पूछना चाहता हूं, संविधान में कई चीजें बदलने के लायक थी, संयोग से वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अभी जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, शाबानो केस को पलट दिया। उसने कहा शरिया कुछ भी कहता हूं, मुस्लिम महिला को कंपनसेशन का अधिकार होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप इसके पक्ष में या विरोध में? और जो आपने किया था वो संविधान की रक्षा थी या हत्या थी? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हत्या का सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है। संविधान की हत्या के मुसलसल गुनहगार आज बन गए हैं संविधान रक्षा के फर्जी झंडा बरदार। अब मैं आपके आंकड़ों का जवाब देता हूं। अंजना जी, जो आप लोगों ने आंकड़े दिए हैं, इसमें पहली बात तो यह है कि अभी भी इस वर्ग में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। पर मैं आपके जो रिसर्च टीम है उससे भी कहना चाहूंगा, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो आंकड़ा दिया है ये पूरी तरीके से यूपी, बिहार या नॉर्दर्न इंडिया सेंट्रिक है। इसमें केरल की पिछड़ी जातियों, तमिलनाडु की पिछड़ी जातियों, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर की पिछड़ी और दलित जातियों के बारे में उल्लेख नहीं है। जहां पर सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन वाले तो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। उड़ीसा में हमने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। यूपी वाले में ना सुधांशु जी, अगर आप ये बताइए, यूपी वाले में हम यूपी वाले में हमने यूपी अलग कर दिया है सर, बस आपको बता दे रही हूँ। यूपी वाले में हमने यूपी के नंबर्स अलग कर दिए हैं। हमने बताया है कि कितना जो नुकसान हुआ मायावती को वो किस तरफ गया है। लेकिन हमने जब ऑल इंडिया डेटा दिया है सीएसडीएस के हवाले से, हमने ऑल इंडिया डेटा एनडीए और इंडिया गठबंधन का दिया है। बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अगर ऑल इंडिया डेटा दिया है तो आपके लोग जो कह रहे हैं यादव कुर्मी, तो बताए ना दक्षिण में वो कलिंगा, कापू, कामा किसको दिया है? यदि आप ये बताइए कि मान लीजिए इड़वा किसको दिया है, कुरबा किसको दिया है, ये तो आंकड़े में नहीं दिख रहा है। जहां पे हमने 45% वोट पाया है कर्नाटक में, जहां हमने 17% वोट पाया है केरल में, और तमिलनाडु में पहली बार हमने कांग्रेस से ज्यादा वोट पाया है, 11.5% वोट हमारा है। और जबकि ये डीएमके के साथ गठबंधन में लड़े थे तब ये 10.25 वोट पाए। तो मुझे लगता है कि जब पूरे देश का हम विवरण रखेंगे तो हमें पिक्चर ज्यादा क्लियर समझ में आएगी जातियों के हिसाब से। पर एक बात आपकी बात से बहुत स्पष्ट हो गई, ये हो गई कि सामाजिक क्षेत्र हो या भौगोलिक क्षेत्र, आज पैन इंडिया पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो गई, क्योंकि इनके 7-8 राज्यों में तो शून्य आए हैं। अब समाज का कोई भी वर्ग हो और भारत का कोई भी राज्य हो, वहां पर सबका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। केरल में 1 सीट पाने वाली भाजपा से कांग्रेस और कम्युनिस्ट, जिन्होंने 19 सीटें पाई, मिलकर लड़ रहे थे। ये इस बात का प्रमाण है। हमें पंजाब में सीट न मिले मगर फिर भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर लड़ रहे थे। तो ये इस चुनाव का एक यथार्थ है जिसे समझना। ठीक है।